तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स मैथ के हो चुके हैं और एग्जाम्स होने के बाद आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आंसर की का। सटीक आंसर की देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं गुरुजी क्लासेज। देर ना करते हुए सीधा हम डायरेक्ट बात करते हैं आंसर की पे। साथियों, ये आपका सेट 822 वीवी है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसका सलूशन मैं आपको देने वाला हूं और साथ साथ में आपको डिस्कस करने वाला हूं कि एनसीईआरटी बुक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कितने क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आए और कितने क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से आए। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। साथियों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये बोल रहा है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग। साथियों, आप लोगों को शुभम सर और अंशु सर ने बहुत बिंदास तरीके से चीजों को बताया होगा, क्योंकि परमेय संख्याएं आप मान सकते हो। आप परमेय संख्या का मतलब क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं जैसे 2 मान लो, और एक अपरमेय संख्या का मतलब रूट में मान लो। यानी जब हम 2 और प्लस रूट 2 करेंगे तो साथियों हमेशा ये क्या आएगा, हमेशा इसका रिजल्ट क्या आता है, अपरमेय संख्या निकल के आता है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट में चीजों को सीखा होगा। फिर आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। साथियों, आपने देखा होगा, इसका फैक्टर किए होंगे और फैक्टर करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे भाई एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना, तो क्या है कि थोड़ा सा वीडियो लंबी बनेगी, तो हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट में आपको चीजों को आंसर बता दिया जाएगा। अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन के लिए टाइप करिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करा दीजिए, तो हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगला है, अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो लगभग ये आपका निकलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 होगा, 4 तेई 12 होगा, 12 और 13 का गुणा कराएंगे तो साथियों कितना आएगा, 156 आएगा। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे करना क्या था, थोड़ा बहुत मेथड बता देते हैं, आप लोग सॉल्व करके भी आंसर की चेक कर सकते हो। साथियों, जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x और y को एक तरफ करेंगे तो वहां पर आप इसका रिजल्ट जो देखेंगे वो 25:6 का आएगा। कितना आएगा, 25:6, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये विभक्तर का क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसका फार्मूला पढ़ा होगा। विभक्तर का क्या होता था मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन इक्वल टू 0 होता था। साथियों, इस पर आप लोगों ने चीजों को किया होगा, या विभक्तर होगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लगा के चेक कर सकते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा साथियों वो आएगा 0। कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो। तो साथियों, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना बने इसलिए हम सोल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो ये आपका माध्य से रिलेटेड होगा। तो माध्य में आप लोगों ने चीजों को सीखा होगा। सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होता था, सिग्मा एफ होता था, आप लोगों ने पढ़ा है। एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, जो कि एन का काम करता है। साथियों, इस चीज को जब आप लगाओगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपका निकल के आएगा 7.3। कितना आएगा, 7.3 आएगा साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आ गया है। किस पर आ गया है मेरे भाई, थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जब इसमें आप थेल्स प्रमेय लगाएंगे कैसे पता चलेगा, जब ये वाली इसके समांतर पूछा जाए तो थेल्स प्रमेय, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला था, एडी अपान में क्या था मेरे भाई, डीबी था। क्या था, डीबी बराबर में क्या होता है, एई अपान में क्या, ए से। ये कॉन्सेप्ट लगाना था आपको। जब ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, डाटा रखेंगे, तब आपका जो रिजल्ट आएगा साथियों वो 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग चेक करेंगे। ठीक है भैया, और कमेंट बॉक्स में ये भी छापना कि एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों दूरी का आ गया है। तो दूरी का फार्मूला आप सभी को पता ही है क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा है x2 का स्क्वायर माइनस x1 का, सॉरी
यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने पढ़ा था x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, और प्लस में क्या पढ़ा था y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। इस पर जब आप रखेंगे डाटा को तो यहाँ पे 2√2 निकल के आएगा, यानी √8 के करीब आएगा। जब उसे सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, 2√2 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मूल बराबर है तो आप लोगों को सीधा विभक्तर का फार्मूला अप्लाई कर देना था। किसका फार्मूला अप्लाई कर देना था मेरे भाई, विभक्तर का। क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस क्या 4ac, जब आप लगाओगे तो यहाँ पर इक्वल में 0 रखना था, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अच्छा, सोल्यूशन क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई वीडियो लंबी ना बने, इस वजह से मैं इसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, 15 और 25 सेंटीमीटर का एचसीएफ 5 है, तो उसका एलसीएम। तो आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, आपने पढ़ा था लासा गुणे में मासा पढ़ा था। क्या पढ़ा था, मासा, एचसीएफ, ठीक है मेरे भैया, एचसीएफ। इस डाटा पे अगर आप लोग सेट करते तो 5 से अगर भाग करते, 5 3 15, 25 से कितना 75 निकल के आ जाएगा। ऐसे करके आप चीजों को कर सकते थे मेरे भाई। अब यहाँ पर सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर में आप चीजों को जानते हो, डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1, यानी क्या होता है, पूर्व पद से पहले वाले पद को घटाने पर जो रिजल्ट आता है वही आपका आंसर है। एक में से 3 को घटा दो तो आप सभी को पता है -2 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करिएगा मेरे भैया, क्या है। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, संचयी बारंबारता, क्योंकि यहाँ पर माध्यक की बात कर रहा है। माध्यक का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे संचयी बारंबारता का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर का ना लगा होता तो इसका मतलब माध्य निकालना होता आपको, का की वजह से यहाँ पर माध्यिका आपको लगाना पड़ेगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा साथियों। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे tan a बराबर 1 दिया है, तो tan a 1 में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 45 डिग्री का मान होता है। a का मान निकाल लो तो 45 डिग्री आएगा। तो साथियों यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, sin 2a का है। तो sin अगर हम देखें तो 2a का मान कितना है 45, तो sin यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणा में 45, यानी sin 90 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी है। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोगों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र 25 सेंटीमीटर दूर स्थित क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, वृत्त की त्रिज्या। साथियों इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया गया है और पढ़ाया गया है। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों चेक कर सकते हैं, ये आपका क्या है, एक जमीन की एक मीनार की ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका तो लगभग हमें हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए 30 डिग्री आना चाहिए। रीजन क्या है, 20 से 20 आपका कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, जो कि tan का कितने डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का मान होता है। कैसे क्यों, अगर इसका सोल्यूशन चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपको चीजों को छापना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा सर इसका हमें सोल्यूशन करा दो, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, साथियों आपने पढ़ा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू में क्या पढ़ा है पाई आर स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा है। जब ये आप सॉल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 154/3। ये साथियों यहाँ पर देख सकते हो, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब साथियों जब भी आपको मेंसुरेशन करवाया जाता है तो बर्थडे वाली टोपी और जोकर की टोपी आपको जरूर बताया जाता है। तो जोकर की टोपी और बर्थडे की टोपी साथियों कैसी होती है, तो शंक्वाकार होती है। ये बहुत अच्छे ढंग से चीजों को आपको बता दिया गया था। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन। तो यहाँ पर पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई, पद विचलन। कभी कभी मीनिंग मिस्टेक भी रहती है तो आप उस पर मत जाइएगा,
इसका मतलब पद विचलन विधि का सरलीकृत रूप है। तो साथियों प्रत्यक्ष रूप के मैंने 3 तरीके आपको 3 मेथड बताए थे। एक डायरेक्ट मेथड था, तो साथियों यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि था, और ये क्या था कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, ये क्या होते हैं प्रत्यक्ष विधि के ही अंतर्गत आते हैं साथियों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डायरेक्ट आपका फार्मूले पर बेस क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भैया, ये डायरेक्ट आपका क्या था, बहुलक बराबर, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, बहुलक बराबर क्या होता है, अगर आप लोगों को देखना है तो देख सकते हो, बहुलक बराबर 3 गुणे क्या होता था, माध्यिका होती है। 3 गुणे क्या होता है मेरे भाई, माध्यिका, माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो लगभग कितना निकलेगा, 42 डिग्री एग्जैक्ट निकलेगा, लगभग की बात ही छोड़ो मेरे भाई। अब यहाँ पर क्या है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, साथियों आपको पता है पासे में कितना सैंपल स्पेस कितना होता है, तो सिंपल स्पेस साथियों 6 होता है, और कितने सम और कितने विषम आते हैं, तो 3 सम और 3 विषम आते हैं। तो इसका मतलब जितना आता रिजल्ट उसे ऊपर लिखा जाता है टोटल में से, 3 एक 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आपको क्या है, ये अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यदृच्छाया निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होता है। तो रानी कितनी होती है, आप सभी को पता है कितनी होती है मेरे भाई, तो इसका मतलब कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना, 4 होते हैं रानी। कितने होते हैं भैया, 4 ही होते हैं, तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 52 होता है। 4/52 जब सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग क्या एग्जैक्ट आएगा मेरे भाई, कितना, 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास रही मेरे भाई, ये तो आपका आंसर की है। और अब आपको मैं बता दूं एनसीईआरटी को कवर करना जरूरी है, क्योंकि आपको हम पेज नंबर बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। तो आपको सबसे पहले हम ले जाना चाहते हैं साथियों, देख लेते हैं एक बार। यहां पर जो हमारा है क्वेश्चन, ये स्टार्ट होते हैं आपके, तो लगभग आपका कहां पे जाएगा, लास्ट में जाएंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है, लॉन्ग में, अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका लगभग कहां पड़ेगा, मैं देख लेता हूं इसमें। मैं पीछे से पहले पूरा ओपन कर लेता हूं मेरे भाई। अब लास्ट चीजों को हम बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, ये डायरेक्ट फिगर वाला है। एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूं 12.2 का है। ठीक है, ये आपका जो है एक्सरसाइज मेरे भाई 12.2 का है। 12.2 में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है एक बार चेक करेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो आप चेक कर लेंगे। फिलहाल ये जब यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है भैया, तो देख लो मेरे भाई एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, कुछ जगह पे क्या है मेरे भाई, रेफरेंस बुक पढ़ा दी जाती है। अब रेफरेंस बुक पढ़ाना अच्छी बात है, बट मेरे भाई एनसीईआरटी कवर करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगला भूमि वाला है। ठीक है, तो भूमि के बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा देखने को। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में देखना चाहता हूं कितने का है कितने का नहीं, तो ये आपका कितना है भाई 11.2 का है, और क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर 9.1 है। कितना है 9.1, एक्सरसाइज एनसीईआरटी नंबर में कितना 9.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां है। ठीक है भैया,
और ये आपका यही 9.1 का ही मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग चेक कर सकते हो। और डायरेक्ट मेरे भाई एनसीईआरटी में ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का, तो कुल मिला के साथियों एनसीईआरटी में अगर बात करें तो ओवरऑल आपको 6 नंबर ही मिलने वाले थे, बट डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से 12 नंबर का पूछा गया है। तो देख सकते हो साथियों, ऑप्शन में दे दिया गया, नहीं तो 12 नंबर तो आपके हो ही जाते भैया। तो खैर कोई ना, 6 नंबर तो हुए ना आपके। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है मैं देखना चाहता हूं। ये साथियों एनसीईआरटी से रिलेट करा के क्वेश्चंस है। ये एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल डाटा तो नहीं मिलेगा मेरे भाई, लेकिन इस पर बेस क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये डाटा आपको केवल चेंज होता हुआ दिखेगा, बाकी तो हम इसे भी एनसीईआरटी का ही एक टाइप कह सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये कौन से एक्सरसाइज का है, तो इसकी बात करते हैं हम। ये है या नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं अपनी टीम से। अब ये भी आपका क्या है मेरे भाई, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी पर ही बेस है, बट यहाँ पर डाटा के साथ थोड़ा सा चेंज किया गया है। बाकी एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है मेरे भैया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो ये चीजें तो भाई एनसीईआरटी में और बालाजी प्रकाशन में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों ये चीजें आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के ये भी चीजें आपकी एनसीईआरटी में गिवन है साथियों। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छया निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो ये भी मेरे भाई एनसीईआरटी से ही रिलेट करा के क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई आपको मैं लगातार बताता आया हूं, लगातार गाइड कर रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है। अब आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज तो आप फोकस करें, आपके जो भी टीचर्स आपको जितना पढ़ाया है उतना आप लोग शिद्दत के साथ रिवीजन करेंगे और नया पढ़ने से बचेंगे साथियों। अगर नया पढ़ के जाते हो, अगर आपने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, तो जितना आपको लिखाया पढ़ाया गया है बस आपको उसी का रिवीजन करना है। या परीक्षा के दरमियान जब आप परीक्षा देने जाएं, एग्जाम्स देने जाएं, तो क्वेश्चन बैंक जो होगी या आपके पास जो नोट्स होगी उसका एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन जरूर करके जाएं भैया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ हद तक आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड एनसीईआरटी के तहत आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कि मैथ में आपका स्कोर कितना हो सकता है।